और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की जो राजधानी लखनऊ से है। योगी सरकार धार्मिक जगहों की आड़ में सार्वजनिक जमीन हड़पने वालों पर कार्रवाई की योजना तैयार कर रही है। सरकार विधानसभा के अगले सत्र में इस बाबत कानून भी बना सकती है। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर अवैध कब्जा कर धार्मिक स्थल बनाने पर 3 साल की सजा का प्रावधान हो सकता है। अवैध कब्जा अगर किसी ने किया तो उसे सजा मिलेगी। अवैध कब्जा वाले धार्मिक स्थल भी हटाए जाएंगे। सरकार अगले सत्र में इसके लिए कानून ला सकती है। 3 साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है। राज्य विधि आयोग ने इसके लिए सिफारिश भेज दी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में पहले से ही इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। सरकार अगले सत्र में बाकायदा कानून ला सकती है। 3 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। राज्य विधि आयोग ने इसके लिए सिफारिश भी भेज दी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में पहले से ही ऐसे कानून बना दिए गए हैं। अवैध कब्जा वाले धार्मिक स्थल भी हटा दिए जाएंगे इस कानून के बनने के बाद, और साथ ही साथ सजा का प्रावधान भी होगा। अगर कोई अवैध तरीके से कहीं पर कब्जा कर धार्मिक स्थल का निर्माण करवाता है तो उसे 3 साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है। लखनऊ से हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अनामिका, इस खबर के बारे में और क्या जानकारी विस्तार से बताइए। देखिए, काफी समय से ये मामला कोर्ट में चल रहा था। हालांकि इसके बाद सरकार की तरफ से ये बहुत सारी शिकायतें भी आ रही थी सरकार को जन सुनवाई के दौरान कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये शिकायत करते हैं कि उनके दादा की ज़मीन है, उनके परदादा की ज़मीन है, लेकिन उस पर कुछ लोगों ने कब्जा करने के लिए वहाँ पे नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, या कोई छोटा सा मंदिर बना दिया, या बच्चों के खेलने का पार्क है वहाँ पे अवैध कब्जे करने के लिए इस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया गया। इसके बाद करते करते बहुत सारे ऐसे जगह जैसे सड़क किनारे कोई मंदिर बना देना, उस पर अवैध कब्जा कर लेना, अतिक्रमण करना, इसको लेके करीब 20 दिन पहले सरकार की ओर से ये ऐलान किया गया था। गृह विभाग की तरफ से ये निर्देश दिया गया था सभी जिलाधिकारियों को कि अगर उनके जिले में इस तरीके का कोई अवैध निर्माण है या अतिक्रमण है तो उसको अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाए। बहुत जिलाधिकारियों को ये भी कहा गया था कि वो इसकी रिपोर्ट भी शासन को सौंपे, लेकिन सरकार ने इससे अब एक कदम आगे बढ़ा लिया है और कदम आगे बढ़ाते हुए ये निर्देश दिए गए हैं कि इसके लिए प्रॉपर कानून बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग इसके लिए कानून बना रहा है, बाकायदे प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, मुख्यमंत्री को सौंपा भी जाएगा इसको, लेकिन अभी इस पे अंतिम मोहर नहीं लगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और ये माना जा रहा है कि इसमें जो सिफारिशें की गई हैं, जिसमें कैटेगराइज किया गया है कि भाई पहले आपको ऑप्शन दिया जाएगा कुछ दिनों का कि अगर आपने कुछ निर्माण करवाए तो उसको हटा लीजिए आप, या दूसरा ऑप्शन ये दिया जाएगा कि अगर आपके पास कोई और जमीन है आपकी व्यक्तिगत तो उसको आप वहां शिफ्ट कर लीजिए। तीसरा और आखिरी विकल्प ये होगा कि उसको वहां से हटाया जाए। चौथा विकल्प ये होगा कि अगर आप नहीं हटाते तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए 3 साल की सजा का प्रावधान भी किया गया है। तो ये अब कम से कम जो अलग अलग राज्य हैं जहां पर इस तरीके के कानून पहले से काम कर रहे हैं, उन कानूनों को स्टडी करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ऐसी तैयारी कर रहा है ताकि भविष्य में अगर कोई कोर्ट जाता है ऐसी कार्रवाई करने पर तो सरकार। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है, जहां पर बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां ओडिशा से अयोध्या जा रही टूरिस्ट बस हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में 20 यात्री जख्मी हो गए हैं। उन्नाव में बस हादसा हुआ है। डिवाइडर से टूरिस्ट बस टकरा गई है और इस हादसे में 20 से ज्यादा यात्री जो कि बस में सवार थे वो घायल हो गए हैं। सभी को CHC से अब जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ड्राइवर को झपकी आने के चलते हादसा हुआ है। ओडिशा से बस अयोध्या जा रही थी। बांगरमऊ के देवखरी गांव के पास ये हादसा हुआ और इस हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन ही यात्रियों को CHC में भर्ती करवाया। वहां पर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए अब उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तो ये टूरिस्ट बस थी, ओडिशा से अयोध्या जा रही थी, लेकिन उन्नाव के बांगरमऊ में डिवाइडर से टकरा गई। कारण ये बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आ गई थी, जिसके चलते हादसा हुआ। एक और बड़ी खबर जालौन से है। यहां पर भी बस हादसा हुआ है। हाईवे के किनारे खाई में पलट गई है बस। इस हादसे में 12 से ज्यादा यात्री जख्मी हो गए हैं। जालौन से हादसे की खबर हम आपको बता रहे हैं। हाईवे के किनारे ये बस खाई में पलट गई और इस हादसे में बस में सवार यात्रियों में से 12 यात्री घायल हो गए हैं। ड्राइवर पर नशे की हालत में बस चलाने का आरोप लग रहा है। नेशनल हाईवे 27 पर यह हादसा हुआ और इस हादसे के फौरन बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि बस पुणे से बस्ती गोरखपुर की तरफ जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। उरई कोतवाली क्षेत्र के झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर यह दुर्घटना हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। यहां वो नाथ पंथ के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में शामिल होंगे और साथ ही पर्यटन विभाग के कार्यक्रम समेत कई अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे।
गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी नाथ पंथ के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में जाएंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 3 दिनों तक ये सेमिनार वहां पर चलेगा। पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में भी सीएम योगी शिरकत करेंगे और रेडीमेड गारमेंट्स की प्रदर्शनी में भी शामिल होंगे। और गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, क्या जानकारी है सीएम के पूरे कार्यक्रम के बारे में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 बजे के करीब गोरखपुर पहुंचेंगे और वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित नाथ पंथ के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में शिरकत करेंगे। इस सेमिनार में देश और विदेश के 200 से अधिक विद्वान शामिल हो रहे हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रखा गया है और ये 3 दिनों तक नाथ संप्रदाय पर मंथन किया जाएगा कि विश्व के कितने देशों में नाथ संप्रदाय फैला हुआ है और किस तरीके से वहाँ पे प्रभाव डाला गया। इस पे अब एक बाकायदा रिसर्च जो शुरू हुआ है उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है और जिसकी आज अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रथम सत्र की करेंगे और इसमें जो है केंद्रीय मंत्री निशंक भी शामिल हो सकते हैं। उनका भी आने का कार्यक्रम तय हुआ है। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर एनेक्सी भवन जाएंगे। वहां से प्रदेश के 376 विधानसभा क्षेत्रों में जो पर्यटन विभाग के द्वारा काम कराए गए हैं या जो विधायकों ने पर्यटन विभाग और मुख्यमंत्री से काम मंजूर कराए थे उनका कुछ का लोकार्पण करेंगे, कुछ का शिलान्यास करेंगे। विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कचहरी क्लब आएंगे और यहाँ पे सीएम योगी ओडीओपी पार्ट 2 के तहत गोरखपुर में शामिल किए गए रेडीमेड गारमेंट के कार्यक्रम में शामिल होंगे और यहाँ पे जो उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपतियों के साथ साथ। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर रामपुर से शुरू हुई समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा आज राजधानी लखनऊ पहुंचेगी। ये यात्रा जेल में बंद रामपुर के सांसद आजम खां के समर्थन में निकाली गई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के विधायकों का एक डेलीगेशन राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात भी करेगा। तो रामपुर से चली हुई यात्रा आज राजधानी लखनऊ में समाप्त होगी, जहां पर अखिलेश यादव यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत करेंगे और उसके बाद संबोधित भी करेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। और समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आज राज्यपाल से मुलाकात कर उनको ज्ञापन भी सौंपेगा। आजमगढ़ में माफिया कुंटू सिंह के कॉलेज पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। कमालपुर में माफिया कुंटू सिंह के पॉलिटेक्निक कॉलेज को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। आरोप है कि माफिया अवैध रूप से मान्यता प्राप्त कर पॉलिटेक्निक कॉलेज चला रहा था। कुंटू सिंह पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। फिलहाल कुंटू सिंह जेल में बंद। बेसिकली ये पूरा ग्राम समाज की ज़मीन पे फर्जी तरीके से निजी दिखा के दर्ज करा के बनाया गया था। उसको पूरी तरह से ग्राम सभा में दर्ज कर लिया गया है। साथ में जो इसकी मान्यता प्राप्त की गई थी वो भी कूटरचित तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट बना के करी गई थी। उसके अगेंस्ट भी पूरी जांच करके उसमें एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। और क्योंकि ये जिला पंचायत क्षेत्र में आता है और इसमें बनाने के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी, तो पूरे उसमें जिला पंचायत की तरफ से ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुआ था, उसी का क्रियान्वयन आज किया गया है। और इस पूरी बिल्डिंग जो अवैध रूप से बनी थी ग्राम समाज पे, उसको ध्वस्तीकरण की जा रही है। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर अतीक अहमद को वारंट जारी किया गया है। गैंगस्टर समेत 8 केस में वारंट तामील किया गया है। अहमदाबाद जेल पहुंची थी प्रयागराज पुलिस। वारंट जारी होने के बाद अहमदाबाद पहुंचकर पुलिस ने वारंट तामील करवाया है। पुलिस ने अतीक अहमद का बयान भी दर्ज किया है। गवाहों के बयान के बाद अब चार्जशीट दाखिल की जाएगी। सहारनपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। फिलहाल मुख्य आरोपी वार्ड नंबर 5 के पार्षद के पति और उसके साथियों की तलाश अभी की जा रही है। दरअसल शुक्रवार को दिन दहाड़े एक युवक को बीच सड़क पर पीट कर अधमरा करने का वीडियो वायरल हुआ था। आरोप है कि वार्ड नंबर 5 के पार्षद के पति अब्दुल वाजिद, उसके भाई और उसके दोस्तों ने युवक को पीट कर अधमरा कर दिया था। अभी थाना जनकपुरी में एक थाना जनकपुरी से संबंधित एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मारपीट का वीडियो है। वो उस वीडियो के संबंध में जांच की गई है और जो संबंधित पीड़ित पक्ष है उसके पास पुलिस गई है। उससे तहरीर लेकर के आवश्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और उस व्यक्ति को जो लोग इसमें मारपीट में शामिल हैं उनके विरुद्ध में दबिश की टीमें बना दी गई हैं। तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जो पार्षद है जो पिटाई कर रहा है, क्या उसकी पहले भी दबंगई के कोई मामले या कोई मामला ये अभी प्रकरण हम लोगों के सामने आया है। हम लोग इसकी जांच करेंगे। जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी,
राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी जी, भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ के जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण लोधी जी, हमारे तमाम माननीय विधायकगण, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री विधि और न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी और उपस्थित भाइयों बहनों, रामगढ़ की रानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की आज के इस शहादत दिवस के अवसर पर हम सब उनके प्रति श्रद्धा निवेदित करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। देश के प्रथम स्वातंत्र समर में इस देश को फिरंगियों की गुलामी से मुक्त करने के लिए देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जो क्रांति की ज्वाला जली थी, बुंदेलखंड ने भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, रामगढ़ में रानी अवंतीबाई इस पूरे स्वातंत्र समर को नेतृत्व दे रहे थे और 1857 में इन्होंने विजयश्री भी प्राप्त की। लेकिन जैसे कि होता ही है कि घर का भेदिया ही अंततः हम सब का दुश्मन रहा है, और यही रानी अवंतीबाई के साथ भी हुआ। लेकिन ये जानते हुए कि जब बहुत सारे राजे महाराजे अपने सत्ता के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों की या विदेशी हुकूमत की अधीनता स्वीकार कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई ने भी और रानी अवंतीबाई ने भी विदेशी हुकूमत की दास्ता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और वे अंतिम दम तक लड़ते रहे मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, देश के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करने के लिए। आज वे हमारे बीच नहीं, लेकिन उनका बलिदान हम सबको भारत की एकता और अखंडता को क्षुण्ण बनाए रखने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। भारत माता के इन महान वीरांगनाओं से ही प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में मातृशक्ति की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का एक विशेष कार्यक्रम मिशन शक्ति के रूप में प्रारंभ किया है। मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम जहां हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस में 20% महिलाओं की भर्ती को अनिवार्य किया है, वहीं यह भी सुनिश्चित किया है कि नारी गरिमा और सम्मान की रक्षा हर हाल में हो। इसके लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रदेश के 1535 थानों में 350 तहसीलों में महिला सुरक्षा के हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। महिलाओं से संबंधित साइबर अपराध के लिए हर कमिश्नरी स्तर पर भी साइबर सेल की स्थापना की गई है। हर रेंज स्तर पर यह व्यवस्था बनाई गई है कि महिलाओं से संबंधित परामर्श केंद्र से संबंधित एक रिपोर्टिंग चौकी की स्थापना हो। और प्रदेश में 3 उन महान वीरांगनाओं के नाम पर जिन्होंने देश की स्वाधीनता की आंदोलन में अपने आप को बलिदान किया, 3 महिला पीएसी बटालियन की घोषणा भी प्रदेश सरकार ने की है, जो आज लागू हो रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। ये 3 वीरांगनाएं, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर एक महिला बटालियन की स्थापना, दूसरा वीरांगना उदा देवी जी के नाम पर
दूसरी बटालियन की स्थापना और तीसरा वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर ये तीसरी महिला बटालियन की स्थापना हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं। सारी औपचारिकताएं हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। मुझे विश्वास है कि मातृशक्ति की ये अद्भुत प्रेरित करने वाली ये वीरांगनाएं, इनका त्याग, इनका बलिदान मातृभूमि के लिए प्रत्येक भारतवासी को सदैव प्रेरित करती रहेगी, उन्हें प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करती रहेगी। मैं एक बार फिर से वीरांगना रानी अवंतीबाई जी की इस पुण्यतिथि के अवसर पर, उनके बलिदान दिवस के अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब इन वीरांगनाओं के दिखाए हुए मार्ग पर चल करके भारत की एकता और अखंडता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए सदैव प्रयास करेंगे। हम सब मिलकर के इसे आगे बढ़ाएंगे। मैं आयोजकों का एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबको इस बलिदान दिवस पर हृदय से इस रानी अवंतीबाई के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करने का आह्वान करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। निश्चित रूप से आपने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अनुपमा सिंह लोधी जी से मेरा आग्रह है कि माननीय सीएम साहब को एक मांग पत्र जो बनाया है वो भेंट करें।